हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शाक्य एग्रीकल्चर क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर लगातार अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। तो कल हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो उसमें हमने पढ़ा था प्राकृतिक या दैवीय आपदाएँ। क्या पढ़ा था? प्राकृतिक या दैवीय आपदाएँ। इस चीज़ को सीखा था। ठीक है, प्राकृतिक या दैवीय आपदाएं तो क्या होती हैं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि प्राकृतिक या दैवीय आपदाओं में क्या क्या आता है। आज उस चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और हम लोग सीखेंगे बहुत कुछ। तो सबसे पहले हेडिंग पड़ी हुई है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि क्या होता है? एक्सेसिव रेन। क्या होता है ये? जब बारिश सामान्य से अधिक हो। क्या? सामान्य से अधिक। जब बारिश सामान्य से अधिक होती है तो उसे कहते हैं क्या? अतिवृष्टि, एक्सेसिव रेन। ठीक है, सामान्य से अधिक बारिश होने पर। ठीक है, अब इसके बाद में आता है बादल फटना। आप लोगों ने सुना होगा। क्या? बादल फटना। ये बादल फटना क्या होता है? बादल फटना होता है जब वायु द्वारा, क्या? वायु द्वारा जलवाष्प, जब वायु द्वारा जलवाष्प को एक निश्चित क्षेत्र में, कहाँ पर? निश्चित क्षेत्र में एकत्रित कर लिया जाता है या इकट्ठा कर लिया जाता है। क्या? एकत्रित, इकट्ठा कर लिया जाता है। और वहाँ पर देश की औसत वर्षा जो होती है उससे अधिक बारिश जब हो जाती है उसी निश्चित क्षेत्र में जहाँ पर वायु द्वारा जलवाष्प को इकट्ठा किया गया था, वहाँ जब और देश की औसत बारिश से ज़्यादा जब बारिश होती है तो उसे कहते हैं क्या? बादल फटना। ठीक है, ये अतिवृष्टि का ही हिस्सा है। क्या है? अतिवृष्टि का ही हिस्सा है। ये है बादल फटना। बादल फटना समझ लिया होगा, अतिवृष्टि को समझा होगा, सामान्य से अधिक बारिश। बादल फटना क्या होता है? वायु द्वारा जब जलवाष्प को एक निश्चित क्षेत्र में इकट्ठा किया जाता है और जहां देश की औसत बारिश से बहुत अधिक वर्षा होती है तो उसे कहते हैं बादल फटना। ठीक है, अब आगे देखने वाले हैं क्या? इसमें लिखा हुआ है फ्लूड। फ्लूड मतलब बाढ़। ठीक है, बाढ़ क्या है समझ लीजिएगा। बाढ़, ठीक है, बाढ़ क्या होती है? बाढ़ अतिवृष्टि का ही हिस्सा है। किसका? अतिवृष्टि का ही हिस्सा है। ठीक, जब बारिश होती, जब ऐसे मान लीजिए जब औसत से अधिक बारिश होगी, सामान्य से अधिक बारिश होगी तो निश्चित तौर पर बाढ़ आना तय है। क्योंकि बाढ़ तो आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो निचले हिस्से होते हैं उनमें पानी भर जाता है। ठीक है, निचले हिस्सों में पानी भर जाता है। जब निचले हिस्सों में पानी भर जाता है तो क्या होता है? नदियाँ जो होती हैं, नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बहने लगती हैं। कहाँ से? खतरे के निशान से ऊपर बहने लगती हैं। क्या होता है? नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बहने लगती हैं। आसपास के क्षेत्र जो होते हैं जहाँ बारिश हुई है वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में पानी भर जाता है। जब बाढ़ आती है तब। बाढ़ क्यों आती है? जब औसत से अधिक बारिश होती है तो जो है निचले हिस्से जो होते हैं वहाँ पानी भर जाता है। जैसे नदी नाले गड्ढे हैं तो वहाँ पानी भर जाता है। नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बहने लगती हैं और जो इनके आसपास का क्षेत्र होता है वहाँ पर भी पानी भर जाता है। कहाँ भर जाता है? आसपास के क्षेत्र में। ठीक है, जब आसपास के क्षेत्र में पानी भर जाएगा तो क्या होना है? जीव जंतुओं पर और जो है वनस्पतियों पर प्रभाव पड़ेगा। क्या होगा? ठीक है, इस पर प्रभाव पड़ता है। अब हम जान लेते हैं बाढ़ आती क्यों है। ठीक है, बाढ़ को समझा। क्या होता है? अतिवृष्टि का हिस्सा है, निचले हिस्सों में पानी भर जाता है, नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बहने लगती हैं। ठीक है, जीव जंतुओं को हानि होती है। अब बाढ़ आती क्यों है इसको समझते हैं।
क्योंकि जब कोई आपदा आती है तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। क्या होता है? नंबर 1, बाढ़ आने के कारण, समझ लीजिएगा, बाढ़ आने के कारण क्या है? नंबर 1, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, ये बाढ़ आने का पहला कारण है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ये बाढ़ आने का कारण है। नंबर 2, नदी नाले जो होते हैं, नदी नाले जिनमें कचरा जमा हो जाता है, कचरा, क्या, जो कचरा जमा हो जाता है, जिनका मार्ग रुक जाता है, जैसे मान लीजिए किसी नाली में पानी जा रहा है, उसमें अगर जो है कोई कूड़ा करकट कचरा अगर उलझ जाता है तो आप देखते होंगे नाली के ऊपर भी पानी बहने लगता है। तो वही होता है, जब नदी नाले जब जाम हो जाते हैं तो बाढ़ आना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जब बारिश होगी तो बाढ़ आएगी, जब रास्ता नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आसपास के क्षेत्रों में पानी भरेगा, ये बाढ़ आने का कारण होता है। तीसरा हमारा कारण हो सकता है बांधों का टूटना, जो बड़े बड़े बांध होते हैं हो सकता है कि वो भी टूट सकते हैं। तो बांध आने का एक ये भी कारण हो सकता है कि बांध टूट सकता है तो बाढ़ आ सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। नंबर 4 है भूकंप। अब आप लोग सोच रहे होंगे भूकंप से बाढ़ कैसे आती है? भाई भूकंप और सुनामी, भूकंप आएगा तो हो सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे भूकंप से बाढ़ कैसे आती है? भाई भूकंप और सुनामी, भूकंप आएगा तो हो सकता है समुद्र का पानी, भूकंप आएगा सुनामी आएगी तो हो सकता है समुद्र का पानी क्षेत्र में भर जाए, समुद्री इलाकों में जो है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये बाढ़ आने का एक कारण है। ठीक है। अब नदियों में गाद जमा होना, नदियों में गाद जमा होना। अब गाद क्या होता है? अब इस चीज को समझ लीजिए। गाद वो होता है नदियों में जब मिट्टी नीचे ज़्यादा हो जाती है। कैसे? जैसे मान लीजिए सरसों जो होता है, सरसों जब हम लोग उसको जो है स्पेलर से, कोल्हू से तेल निकलवा के लाते हैं, जिस बर्तन में लाते हैं, जब वो तेल बैठता है, जब वो तेल की जो है साफ होता है तो नीचे कुछ जमा हो जाता है, ठीक है, खली टाइप का, तो उसे हम लोग गाद कहते हैं। तो उसी तरीके से नदियों में भी जो जमा हो जाता है उसे गाद बोलते हैं। ठीक है। ये कारण हो सकता है बाढ़ आने का। ठीक है। अधिक नगरीकरण होना, यानी कि जनसंख्या भी बाढ़ आने का कारण है, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो नगरों का जो है, नगर भी बढ़ेंगे, मकान बढ़ेंगे, तो नगरीकरण होना। ठीक है। ये बाढ़ आने के हमारे कारण हो गए। क्या कारण हो गए? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, बांधों का टूटना, नदी नाले में कचरा जमा होना, भूकंप और सुनामी, नदियों में गाद जमा होना और नगरीकरण होना। ठीक है। ये हमारे क्या हो गए? बाढ़ आने के कारण हो गए। इसको समझ लिया आप लोगों ने। अब समझते हैं बाढ़ से नुकसान। ठीक है। इस चीज़ को समझने के बाद में हम लोग समझते हैं बाढ़ जो आई है उससे नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या नुकसान हो सकता है। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बाढ़ के नुकसान, ठीक है। सबसे पहला नुकसान होता है जीव जंतु और वनस्पति का नुकसान। क्या होता है? जीव जंतु व वनस्पति का नुकसान। किस पर असर पड़ता है? जीव जंतुओं पर असर पड़ता है, वनस्पति पर असर पड़ता है। किस पर? जीव जंतुओं पर, वनस्पतियों पर। ठीक है। फसलों पर हमारा असर पड़ता है, बाढ़ आने से फसलों भी नष्ट हो जाती हैं। फसलों पर असर पड़ता है। किस पर? फसलों पर, जीव जंतुओं पर, वनस्पतियों पर, फसलों पर। नंबर 3 हो गया हमारा यातायात बाधित होता है। क्या होता है?
यातायात बाधित होता है, यातायात भी हमारा बाधित हो जाता है, हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषित होता है। पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है बाढ़ आने से। किससे? बाढ़ आने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। हमारा पीने का पानी खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? पीने का पानी भी खराब हो जाता है। पीने का पानी खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो बाढ़ आने के बाद भी जो पीने का पानी होता है वो भी खराब हो जाता है, उसे हम पी नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? पी नहीं सकते हैं। और एक बड़ा नुकसान होता है। क्या होता है? जब बाढ़ आती है तो जब खेतों से होकर जब वो गुजरती है तो उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। क्या होता है? उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, और जो उपजाऊ मिट्टी बहने के बाद जो मिट्टी शेष बचती है वो क्या रह जाता है? दलदल। क्या हो जाता है? जो मिट्टी बचती है उससे क्या होता है? दलदल हो जाता है। आप समझ सकते हैं बाढ़ के कितने भयंकर नुकसान है। जीव जंतुओं की हानि होती है, वनस्पतियों का नुकसान होता है, ठीक है, फसलों का नुकसान होता है, यातायात बाधित हो जाता है, पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, पीने का पानी भी खराब हो जाता है, जो मिट्टी भी बह जाती है, बची शेष मिट्टी वो दलदल हो जाती है। क्या हो जाती है? दलदल। इससे हमारी बस्तियां भी खराब, बस्तियां भी नष्ट हो जाती हैं। क्या हो जाता है? मानव बस्तियां, क्योंकि जब गांव में जो है पानी भरेगा तो घर खराब होंगे, घर टूटेंगे, लोग बेघर भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लोग बेघर हो जाते हैं। बस्तियां टूटें, घर टूटेंगे तो बस्तियां खराब होंगी तो लोग बेघर तो होंगे ही, तो लोगों के पास घर भी नहीं बचते हैं, बस्तियां भी खत्म हो जाती हैं। तो ये बाढ़ के हमारे भयंकर नुकसान हैं। क्या है? भयंकर नुकसान होते हैं ये बाढ़ से। अब हम जान लेते हैं कि बाढ़ भारत के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो हमेशा बाढ़ग्रस्त रहते हैं, जिनमें ज़्यादातर बाढ़ आती रहती है। जानते हैं भारत के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र? क्या? भारत के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र ठीक है, भारत के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जिनमें हमारा यूपी भी आता है। ठीक है, यूपी, ठीक है, चाहे आपका महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल आपका हो जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में भी आती है बाढ़, आसाम में भी आती है। ठीक है, आसाम में भी बाढ़ आती है, बिहार में भी बाढ़ आती है, हरियाणा भी बाढ़ग्रस्त रहता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपके राज्य मिल जाएंगे। उत्तराखंड है, तो भारत का बहुत सारा जो क्षेत्र है वो बाढ़ग्रस्त रहता है। अब बाढ़ग्रस्त रहने के लिए वो नदियाँ जो होती हैं, उन नदियों की वजह से, जैसे मान लीजिए गंगा है, गंगा नदी, गंडक, सोन, ब्रह्मपुत्र, यमुना, चंबल, घाघरा, शारदा, ठीक है, गोमती, ये बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिनकी वजह से भारत के अंदर बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। किनसे? इनसे बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। अब जब हम यूपी में रहते हैं तो यूपी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या है? बहुत आवश्यक है कि हम यूपी में रहते हैं और यूपी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के बारे में हमें पता ही ना हो। तो यूपी के अंदर जो बाढ़ग्रस्त हमारे ज़िले हैं, जिनमें हमारा कानपुर भी आता है, कानपुर, वाराणसी, ठीक है, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर, इटावा, ठीक है, इटावा
इटावा, उन्नाव, बलिया, उन्नाव, बलिया, गाजीपुर, मेरठ, अयोध्या, ये बहुत सारे ज़िले हैं यूपी के जिनमें बाढ़ आ जाया करती है। जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र रहते हैं उत्तर प्रदेश के, कानपुर है, वाराणसी, इलाहाबाद, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर, इटावा, उन्नाव, बलिया, गाजीपुर, मेरठ, अयोध्या, ऐसे बहुत सारे हमारे उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, बहुत सारे उत्तर प्रदेश के ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अंदर बाढ़ की स्थिति हमेशा बनी रहती है। जैसे ही बारिश होती है इन जिलों के अंदर जो है बाढ़ की स्थिति आ जाती है। किसी में घाघरा नदी है, किसी में शारदा है, किसी में गोमती है, और जो है किसी में चंबल है, किसी में यमुना है, किसी में गंगा है। तो इन नदियों से जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बाढ़ आती है। क्या होता है? इनसे उत्तर प्रदेश के अंदर बाढ़ आती है। अब हम जान लेते हैं क्या कि बाढ़ आने से, अब देखो प्राकृतिक आपदाएं हैं, दैवीय आपदाएं हैं, इनका आना किसी को पता नहीं होता है और ना ही ये किसी के रोकने से रुक सकती हैं। हाँ, इनको कुछ हद तक कम किया जा सकता है अगर हम लोग चाहें तो, कुछ हद तक कम किया जा सकता है, उपाय किए जा सकते हैं, बाढ़ पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कैसे? अब जान लेते हैं। बाढ़ पर नियंत्रण, बाढ़ पर नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं, अब इसको समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए हमें वनों की कटाई को रोकना है। क्या? वनों की कटाई को रोकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वनों की कटाई पर रोक। और क्या करना पड़ेगा? सघन वृक्षारोपण। क्या करना पड़ेगा? सघन वृक्षारोपण। क्या करना पड़ेगा? वनों की कटाई पर रोक और सघन वृक्षारोपण हम लोगों को करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? जो इंसानी बस्तियां निचले जगहों पर हैं, ठीक है, उनको जो है बस्तियों को ऊंचे स्थानों पर बसाया जाए। बस्तियों को ऊंचे स्थानों पर बसाया जाए। कहाँ पर? ऊंचे स्थानों पर बसाया जाए। ठीक है। वनों की कटाई पर रोक, सघन वृक्षारोपण, बस्तियों को ऊंचे स्थानों पर बसाया जाए, ये चीज़ को समझ लीजिए। अब क्या करना है? बाढ़ आती है बरसात के मौसम में, सबको पता है, तो हम लोगों को क्या करना है? पहले ही खाद्य सामग्री को इकट्ठा करना है। क्या करना है? पहले से ही खाद्य जो सामग्री है हमारी, खाद्य सामग्री उसको इकट्ठा करना है। पहले ही खाद्य सामग्री को इकट्ठा करना है। चिकित्सा सेवाएं, चिकित्सा से संबंधित काम भी पहले करना है। चिकित्सा का इंतजाम। अब पता है कि सबको बरसात के मौसम में बाढ़ आती है, तो हमें और भी कुछ करना है। क्या करना है? जो नाव चलती हैं नदियों के अंदर, तो हमें नाव का इंतज़ाम करना पड़ेगा पहले ही। नाव का इंतज़ाम कब करना है? पहले से करके रखना है। कब से? पहले से। तो इन कारणों से जो है ये उपाय अगर हम कर लेते हैं तो बाढ़ को रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ हद तक देखिए, प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये दैवीय आपदाएं हैं, तो इनको रोका तो नहीं जा सकता है, किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है, लेकिन कुछ हद तक इनको कम किया जा सकता है। अगर ये उपाय किए जाएं तो वनों की कटाई पर रोक लगा दी जाए, सघन वृक्षारोपण किया जाए, बस्तियों को, इंसानी बस्तियों को ऊंचे स्थानों पर बसाया जाए, ताकि जो तलहटी में जो है पानी ना भरे, बरसात होते ही पानी भर जाता है गड्ढों में, तो वो पानी ना भरे अगर ऊंचे स्थानों पर ये बसी हुई। तो पहले से ही खाद्य सामग्री को एकत्रित कर लेना चाहिए, क्योंकि पता रहता है कि बरसात के मौसम में बाढ़ आती है। चिकित्सा जो सेवाएं होती हैं, चिकित्सा से संबंधित जो काम होते हैं वो पहले ही कर लेने चाहिए, इंतजाम कर लेने चाहिए कि अगर बाढ़ आती है तो किसी को कोई दिक्कत ना हो।
जो नाव चलती हैं नदियों में उनका भी इंतजाम हमें उपाय पहले से ही कर लेना चाहिए, ताकि बरसात के मौसम में बाढ़ में जो है हम लोगों को दिक्कत ना हो। तो हम लोगों ने क्या सीखा आज, हम लोगों ने क्या समझा, अतिवृष्टि तथा बाढ़, यानी कि एक्सेसिव रेन एंड फ्लूड। तो एक्सेसिव रेन में क्या था एक बार दोबारा से हम लोग बैक करके समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं आप लोग देख लीजिएगा। देखिए मेरा जो उद्देश्य है कि जो सही जानकारी है वो सबके पास पहुँचे। सामान्य से अधिक बारिश क्या हुआ है, सामान्य से अधिक बारिश अतिवृष्टि, ठीक है। वायु द्वारा जलवाष्प को एक निश्चित क्षेत्र में इकट्ठा करना और देश की औसत वर्षा से अधिक बारिश होना क्या कहलाता है, बादल फटना। क्या कहलाता है, बादल फटना। बाढ़ क्या है, बाढ़ अतिवृष्टि का ही हिस्सा है, जहां अधिक बारिश होती है, निचले स्तरों पर पानी भर जाता है, नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगती हैं, जो है जीव जंतुओं को, बस्तियों को, वनस्पतियों को नुकसान होता है। बाढ़ आने के कारण क्या हो सकते हैं, वनों की कटाई हो सकती है, नगरीकरण हो सकता है, ठीक है, भूकंप या सुनामी हो सकती है, चक्रवात हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नुकसान की अगर बात करते हैं तो नुकसान यातायात को नुकसान होता है, वनस्पति को नुकसान होता है, जीव जंतुओं को नुकसान होता है, हमारी फसलों को नुकसान होता है, पानी पीने का पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो जाता है, और जो है पीने का पानी भी प्रदूषित होता है। तो ये होते हैं बाढ़ से नुकसान। भारत का बाढ़ग्रस्त बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें बाढ़ें आती रहती हैं, जरा सी बरसात होते ही बाढ़ आ जाती है। चाहे हमारा पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, कोई भी जगह हो वहाँ पर बाढ़ आ सकती है, ठीक है। उसके बाद में जो है बाढ़ को रोकने के उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई ज़िले ऐसे हैं जिनमें बाढ़ आती रहती है, चाहे इटावा हो, इटावा हो, कानपुर हो, इलाहाबाद हो, वाराणसी हो, मेरठ हो, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, बलिया या गाजीपुर जो भी होता है, बाढ़ें आती रहती हैं। जरा सी बरसात होते ही बाढ़ आ जाती है। तो इसको रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, इसको रोकने के उपाय हो सकते हैं वनों की कटाई पर रोक, सघन वृक्षारोपण, और उसके बाद में जो है इंसानी बस्तियों को, मानव बस्तियों को ऊंचे स्थानों पर बसाया जाए। और जब सबको पता है कि बरसात आते ही बाढ़ आ जाती है तो चिकित्सा से संबंधित कार्य पहले ही कर लेना चाहिए, नावों का इंतजाम कर लेना चाहिए, खाद्य सामग्री का इंतजाम पहले से ही कर लेना चाहिए। दैवीय आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के रोक बस में नहीं है कि ये रोकी जा सकें, लेकिन इनको कुछ हद तक कम किया जा सकता है, इनसे कुछ हद तक बचा जा सकता है। तो साथियों, आप लोगों को मेरे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बने रहिए हमारे साथ, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्रतिदिन कुछ नया सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।